हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अपना देखिए, वेपर फेज रिफाइनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, देखो अपने पास अब तक सबसे पहले अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, फिर उसको ऑक्साइड में चेंज किया और फिर लास्ट में अपने को इम्प्योर मेटल मिल गया। अब अपन यहाँ पर हैं, इम्प्योर मेटल है अपने पास और उस इम्प्योर मेटल को अपन ने करना है प्योर। तो जर्नली वेपर फेज रिफाइनिंग क्या करती है कि इस इम्प्योर मेटल को एक सूटेबल रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाएगी। सूटेबल रीजेंट, अब वर्ड जो मैंने यूज़ किया सूटेबल रीजेंट, उसका मीनिंग क्या है वो समझो। देखो भाई, CO का सूटेबल इसलिए बोला गया CO को सूटेबल क्योंकि यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ निकल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि प्योर निकल के साथ। इम्प्योरिटी यहीं पर रह जाएंगी, यानी कि CO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओनली निकल के साथ रिएक्ट करेगा, CO इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से इसने प्योर निकल उठा लिया और ये कंपाउंड बना लिया। अब निकल तो मिला नहीं अपने को, निकल का कंपाउंड मिल गया और अपने को चाहिए क्या, अपने को तो प्योर निकल चाहिए। अब रीजेंट सूटेबल इसलिए बोला गया ताकि जो ये कंपाउंड बनाए ये डीकम्पोजेबल हो। डीकम्पोज का मीनिंग मैं समझाता हूँ कि जैसे ही फर्दर इसको हीट करेंगे निकल अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ईजिली डीकम्पोजेबल ना हो फिर तो ये टूटेगा ही नहीं ये कंपाउंड। अगर ये डिसोसिएट नहीं होएगा तो निकल का कंपाउंड मिलेगा अपने को, निकल थोड़ी ना मिलेगा। और हमारा टारगेट क्या था, प्योर निकल चाहिए अपने को। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एक सूटेबल रीजेंट यूज़ करेंगे जो सिर्फ प्योर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और एक ईजिली डीकम्पोजेबल कंपाउंड बनाएगा ताकि उसको फर्दर जब आप हीट करेंगे तो वो प्योर मेटल दे दे अपने को। क्या दे दे, प्योर मेटल, ठीक है। एक बार और देखो, अब इसका कैसे लिखें, कैसे इसको, मेटल होगी वो वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये है वोलेटाइल कंपाउंड। फिर क्या होगा, वो वोलेटाइल कंपाउंड क्या हो गया था, डीकम्पोज हो गया था और फिर अपने को क्या मिल गई थी, प्योर मेटल। ये था भाई ओवरऑल प्रोसेस। अब रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है इसके अंदर, मेटल शुड फॉर्म, कि जो मेटल है वोलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए मेटल को। अगर वोलेटाइल का मतलब जो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, पहली कंडीशन ये प्रोसेस तब लगेगी अगर ये ईजिली वोलेटाइल बना दे और ईजिली डिकम्पोजेबल हो। जो वोलेटाइल कंपाउंड बना है यानी कि ये ईजिली क्या होना चाहिए, डिकम्पोजेबल होना चाहिए। सपोज करो ये अगर डिकम्पोज नहीं होता है, कि मान लो ये डिकम्पोज ही नहीं हुआ तो फिर ये और ही कुछ कंपाउंड मिल जाएगा अपने को, ठीक है ना। तो ईजिली डिकम्पोजेबल और वोलेटाइल बनना चाहिए। अब सबसे पहले इस वेपर फेज रिफाइनिंग एक तो निकल के लिए यूज़ करते हैं, और जब अपन निकल के लिए वेपर फेज रिफाइनिंग यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं मोंड प्रोसेस। क्या बोलेंगे, मोंड्स प्रोसेस। इसके स्टेप में वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। CO एक सूटेबल रीजेंट है जो निकल के साथ हीट करके ये ईजिली डिकम्पोजेबल कंपाउंड बना लिया स्टेप 1 में। तो स्टेप 2 में देखो क्या बनेगा, स्टेप 2 में जो ईजिली डिकम्पोजेबल कंपाउंड बना है उसको हीट करोगे और वो प्योर निकल दे देगा। इसमें दूसरा जो प्रोसेस है वेपर फेज रिफाइनिंग में, उसका नाम है वैन एरिकल मेथड। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ करेंगे अपन ये वैन एरिकल मेथड। सेम है वही प्रोसेस, एक सूटेबल रीजेंट इसमें आयोडीन है, जिरकोनियम के साथ रिएक्ट करके ईजिली और वोलेटाइल डिकम्पोज कंपाउंड बना लेगा। इसको फर्दर जब हीट करोगे तो जिरकोनियम अलग और I2 अलग। देखो फ़र्क क्या है, यहाँ इम्प्योर लेके चले थे जिरकोनियम, यहाँ जो जिरकोनियम मिला है वो प्योर मिला है। इस I2 का काम है ये सारा। तो ये वो सूटेबल रीजेंट है जो पहले कंपाउंड बनाएगा फिर अलग मेटल कर देगा। इसके बाद भाई इस चैप्टर में एक छोटा सा फॉर्मूला ये यूज़ होगा डेल्टा G का, थर्मोडाइनमिक्स से है ये। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो थर्मो क्या कहती है, अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव आता है तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, यानी कि
रिएक्शन होगी, फिजिबल होगी रिएक्शन। फिजिबल का मतलब है रिएक्शन होगा। अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन नॉट फिजिबल, यानी कि रिएक्शन नहीं होगा। ये थोड़ा सा थर्मो से अपन ने लास्ट टाइम +1 में जो आपने पढ़ा होगा थर्मो, तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेना अपन ने। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगली जो बात आपने सीखनी है वो सीखनी है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में आप क्या करोगे, हैं क्या, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो, ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मैं एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बन गया, Al2O3, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ये गैस है, ये सॉलिड है। डेल्टा एस इसका नेगेटिव है। अब ये क्या आ गया, डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस को, डमनेस। एंट्रोपी मेजर करेगा किसको, रैंडमनेस को। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गैस की रैंडमनेस सॉलिड से ज़्यादा होती है, तो जब ये रिएक्शन हुई तो सॉलिड बन रहा है, रैंडमनेस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, कम हो रही है रैंडमनेस तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसका जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव है। चलो जी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एस तो नेगेटिव आ गया ऑक्साइड के लिए, सिर्फ ऑक्साइड की बात हो रही, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है इसका, ठीक है। एक ये बात आपने याद रखनी है। ये जो मैंने दो बातें आपको बताई हैं डेल्टा जी की और डेल्टा एस के बारे में, ये अपन एक टॉपिक करना है जिसका नाम है एलिंगम डायग्राम। हाँ भाई, तो एक्चुअल में अपन ने ये टॉपिक पढ़ना आगे एलिंगम डायग्राम, तो उसके लिए ये ज़रूरी था इतनी बातें डेल्टा जी के बारे में ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए। अब सोचने की बात ये है कि जैसे ये ग्राफ दे रखा है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, अगर इस टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करें तो डेल्टा जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर भी बढ़ेगा, सीधा सही है। तो इसलिए ग्राफ ऐसे आएंगे इसके। डन। अब आप स्टार्ट करते हैं एलिंगम डायग्राम। तो टॉपिक है अपना एलिंगम डायग्राम। देखो इसमें अपन ने क्या करना है, इसमें अपन ने क्या करना है कि ये ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन है और इसका जो डेल्टा जी आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। अभी अपन ने लास्ट टाइम ये देखा था डेल्टा जी डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव आया था यहाँ पर ओनली फॉर ऑक्साइड, ओनली फॉर ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए ये पॉजिटिव आया था। तो सीधी सी बात है कि ऑक्साइड के केस में डेल्टा जी की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। और अपनी ये बात हुई थी अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉट फिजिबल, यानी रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आयरन को उसके ऑक्साइड से अलग कैसे करें, ये तो समस्या होगी भाई। तो इसको सुलझाने के लिए इस प्रोसेस को, ताकि आयरन अलग हो जाए ऑक्सीजन से, इसको अलग करने के लिए अपने को रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीजन छीन ले, बस वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है इसका ऑक्साइड का, ये अपन ने अभी भी देखा था, तो ये तो फिजिबल होगा नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। फिर कैसे करें भाई, देखो फिर कैसे करते हैं। सपोज करो कि इसका डेल्टा जी आ गया 30 आ गया, 30 पॉजिटिव है, और इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करवा दी, ठीक है। कार्बन सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है,
इसका डेल्टा जी, इस रिएक्शन का डेल्टा जी ये नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फिजिबल रिएक्शन होगी, मतलब कि ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता है CO वाले का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO बनाएगा तो ये इसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी इसका नेगेटिव है, सपोज करो इसका डेल्टा जी नेगेटिव है जो वो आ गया -50, ओवरऑल कितना आया -20। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी दोनों की, ये बनेगी, यानी कार्बन ने Fe से ऑक्सीजन छीन लिया। यही तो आप चाहते थे कि अपने को मेटल मिल जाए, और डेल्टा जी भी क्या आ गया इसका, नेगेटिव आ गया। वैसे तो देखो विदाउट कार्बन अगर आप ये यूज ना करें तो इस अकेली रिएक्शन को लें तो इसका डेल्टा जी था पॉजिटिव, जो कि फिजिबल नहीं थी रिएक्शन, ठीक है। फिर आपने इसकी हेल्प ले ली रिड्यूसिंग एजेंट की, कहता यार ये रिएक्शन नहीं हो रही है और इसको करवाओ भाई, तो इसके लिए अपन इसको बुला लिया कार्बन को, कार्बन ने इससे ऑक्सीजन छीन लिया और अपनी रिएक्शन होगी जिसका डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है यहाँ पर कि मान लो इसका डेल्टा जी सपोज करो 20 नेगेटिव होता तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी थी, फिर 10 पॉजिटिव, फिर ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं थी, फिर कार्बन इससे ऑक्सीजन छीन ही नहीं पाता। तो यहाँ से थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कार्बन तभी इससे ऑक्सीजन छीन सकता है जब ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आए। ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव तब आएगा जब डेल्टा जी नेगेटिव की वैल्यू डेल्टा जी पॉजिटिव की वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो ये कंडीशन होगी वो, ठीक है। तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट को लाना पड़ा, अपने आप ही रिएक्शन पॉसिबल हो नहीं रही थी, तो विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपने आयरन को अलग कर दिया ऑक्सीजन से। सारे एलिंगम डायग्राम में यही सारा कुछ। रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प अस टू मेक रिएक्शन फिजिबल कर दिया ना रिड्यूसिंग एजेंट ने रिएक्शन को। नोट फिजिबल लिख रहे थे, ये फिजिबल थी, ओवरऑल क्या हुआ, फिजिबल आ गई, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है। तो ये बड़ी बात तो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो फिजिबल यानी रिएक्शन होगा, जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है वो रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ कार्बन यूज़ किया है, अब आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि क्या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो इसका जो आंसर है वो आपको देगा एलिंगम डायग्राम। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन सिलेक्शन करवाता है, एलिंगम डायग्राम। अब ये देखो ये क्या है भाई, हाँ बच्चों बुक में कुछ इस तरह से मिलेगा ये, ठीक है। इधर डेल्टा जी है, सारी की सारी वैल्यू ये डेल्टा जी की है, और मैं अगर थोड़ा सा कॉपी को, ये सारी वैल्यू टेम्परेचर की है, ठीक है। सारे के सारे ऑक्साइड फॉर्मेशन है। फॉर्मूला मैं पहले लिख ही लेता हूँ, फिर ही बात करेंगे आपसे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। वैसे तो ये फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये पॉजिटिव आ गया था किस केस में, ओनली फॉर ऑक्साइड, ओनली फॉर ऑक्साइड। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगेगा ऑक्साइड के लिए ये, तो ये देखो अगर टी बढ़ रहा है तो डेल्टा जी भी बढ़ रहा है। यहाँ से सोचो, अगर यहाँ से मैं टी को इंक्रीज़ करूँगा तो डेल्टा जी भी इंक्रीज़ होगा, तो वही तो है, टी इंक्रीज़ हो रहा है डेल्टा जी भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये एलिंगम डायग्राम है भाई। छोटी सी बात, लोअर इज़ द एलिमेंट मोर नेगेटिव डेल्टा जी, जितने जितने लो हैं, यानी कि लो में ये, उनका डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मैग्नीशियम का -1100 के आसपास है और जिंक का -600 है, यानी कि मैग्नीशियम नीचे है तो और जिंक ऊपर है, तो डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव किसका है, Mg का। और ये बात बार बार सामने आ रही है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि
डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। यानी कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव Mg का है, फिर Al का है, फिर जिंक, फिर आयरन। ये लिखा है लोअर एलिमेंट होगा उनका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा। जिसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव आना है, तो वो सभी को रिड्यूस कर सकता है, सो दैट इट कैन रिड्यूस ऑल द मेटल ऑक्साइड अबव इट, जो इससे ऊपर है। अब जैसे क्या मतलब क्या है इसका, जो Mg है वो एल्यूमिनियम से भी ऑक्सीजन छीन सकता है, जो Mg है वो जिंक से भी ऑक्सीजन छीन सकता है, और जो Mg है वो आयरन से भी ऑक्सीजन छीन सकता है। एल्यूमिनियम किस किस से ऑक्सीजन छीन सकता है, जैसे अपन ने लास्ट रिएक्शन में FeO प्लस कार्बन और ये बना था Fe प्लस CO, ये है CO वाला ग्राफ, ये जो नीचे गया हुआ है। तो यहाँ कार्बन छीन रहा था ऑक्सीजन। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जिंक से नीचे है, तो ZnO से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन छीन सकता है, यानी कि जिंक बना देगा और Al2O3 बना देगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सपोज करो Al2O3 है और यहाँ लगा दो आप जिंक, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, इस टेम्परेचर से इधर इधर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो नीचे आता है, जो नीचे होगा वही रिड्यूस कर सकता है। एल्यूमिनियम जिंक से नीचे था, इसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है, किससे? जिंक से। जिंक का तो -600 है, ये -1000 के आसपास है, तो एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है जिंक को, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या सीखा अपन इस ग्राफ से? इस ग्राफ से यही सीखा है, जो मेटल बॉटम में होगी वो अपने से ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। जैसे जिंक है वो आयरन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब एक इसी ग्राफ में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है वो देखो आप। ट्विस्ट ये है भाई कि जैसे ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन और एक ही इसी का ग्रुप नीचे की तरफ है, बाकी सभी का। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं इसकी पिक्चर अलग पेज पे बना रहा हूँ, इसकी पिक्चर अलग पेज पे बना रहा हूँ, आगे ध्यान रखना। मैं कंपटीशन करवा रहा हूँ जिंक, ऑक्सीजन और ZnO, और ये जो ग्राफ है C+O2CO का। अब मैं पढ़ना सिखाता हूँ आपको ग्राफ। अब मैंने क्या बोला अब तक, ये समझाया, जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाले वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी कि CO से जिंक ऑक्सीजन छीन सकता है, ZnO बना लेगा और C, ये हो सकता है ना। लेकिन ये जो लाइन मैंने खींची, इस लाइन से आगे देखना, इस लाइन से इधर तो ये घटना है, इस लाइन से आगे देखो, इस तरफ है जो जिंक तो ऊपर चला गया और CO वाली लाइन नीचे आ गई। अब अगर मैं इस लाइन से इधर देखता हूँ, इस तरफ अगर मैं इस तरफ सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरफ तो नीचे कौन है? C+O2CO है, और ऊपर कौन है? यानी अगर इस लाइन से मैं इधर देखता हूँ इस तरफ, तो CO नीचे है, तो यानी कि CO है जो कार्बन है वो जिंक से क्या छीन सकता है? ऑक्सीजन छीन सकता है। ये क्या हो गया भाई, ध्यान से समझो। ये जो लाइन है ना, ये है टेम्परेचर की। मान लो कोई भी केल्विन टेम्परेचर है, कुछ भी, इस टेम्परेचर से इस तरफ यानी कि बिलो, और इस तरफ इस टेम्परेचर से अबव। अगर इस टेम्परेचर से अबव है तो कार्बन जिंक से ऑक्सीजन छीन सकता है, जैसा कि जो नीचे आएगा वो छीनेगा ऑक्सीजन। तो इस टेम्परेचर से अबव इस तरफ CO नीचे आ रहा है, तो कार्बन जिंक से ऑक्सीजन छीन लेगा, और इस टेम्परेचर से बिलो इस तरफ जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन सकता है। यानी कि सारा खेल टेम्परेचर का हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया सारा खेल।
यानी कि आप ये बोल सकते हैं, मान लो इसकी वैल्यू x मान लूँ, अगर टेम्परेचर x है तो आप ये लिख सकते हो बिलो x। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बिलो x, जो नीचे है जिंक है। और अबव x नीचे कौन है? कार्बन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन है। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट का बनना है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट एप्लीकेबल होगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो सोल्व हो जाता है। ये डिपेंड करेगा भाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और टेम्परेचर और डेल्टा जी में जो रिलेशन दे रहा है वो एलिंगम डायग्राम दे रहा है। अब पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, क्या कार्बन जिंक ZnO को रिड्यूस कर सकता है? तो आंसर में क्या लिखोगे? टेम्परेचर दिया होगा बच्चे, आप लिखेंगे अबाउट दिस टेम्परेचर कार्बन कैन रिड्यूस, बट बिलो दिस टेम्परेचर कार्बन कैन नॉट रिड्यूस जिंक ऑक्साइड। यानी अगर इस टेम्परेचर से ऊपर होगा तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, वरना कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने एक बार कर लेना है। इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। तो ये करना है भाई आपने। ओके।